यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर 2 कॉमर्स के अंदर यूनिट नंबर जो हमारा सेकंड है, डेट इज द यूनिट नंबर सेकंड इज द अकाउंट एंड ऑडिटिंग। तो इसके रिवीजन वीडियो हम लोग जो है करेंगे। मैंने आपको बोला था कि हम जो है वो दो पार्ट के अंदर जो है इस पूरे के पूरे यूनिट को जो है कंप्लीट करेंगे। एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया जिसके अंदर हमने जो है वो 1 से लेके 5 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए। अब आगे के जो हमारे 6 चैप्टर है उनको हम आज के वीडियो के अंदर जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर टोटल मिला के जो अपने चैप्टर 11 चैप्टर हमारे थे अकाउंट्स के और एक ऑडिट का। तो ऑडिट का तो सेपरेट वीडियो हमने बना दिया। अकाउंट्स के जो 11 चैप्टर थे उसको 2 वीडियो के अंदर अपने को जो है रिवाइज करना था। ठीक है, तो पहले वीडियो के अंदर हम लोगों ने अकाउंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, पूरा पार्टनरशिप अकाउंटिंग हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गया, होल्डिंग कंपनी हो गया और साथ में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो है हमारे रह गए थे कौन से 6 टॉपिक, कौन कौन सा? एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जिसके अंदर आपका रेशियो है, कैश फ्लो है, फंड फ्लो है। एक था आपका एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का टॉपिक, एक था आपका इंट्रोडक्शन टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक था आपका इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एक था ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और फिर था आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक। ओके, तो ये वाले टॉपिक हम आज के वीडियो के अंदर जो डिस्कस करेंगे, मतलब रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी फास्ट ट्रैक के ऊपर। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। आज हमारा सबसे पहला, अच्छा अब आप जब ये बुक पढ़ेंगे तो आप साथ में जो एक्स्ट्रा नोट्स है वो जरूर लेके बैठना, ठीक है ना। जो आपको मैंने क्लासेस के दौरान जो नोटिंग करवाई है और जो आपको एक्स्ट्रा नोट्स मैंने पीडीएफ शेयर किया था उनको आप साथ में लेके बैठना, ठीक है ना। तो अमेंडमेंट को भी हम साथ साथ जो है वो मैक्सिमम अमेंडमेंट को साथ साथ जो है निपटाने का काम करेंगे, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 6 से। चैप्टर नंबर 6 जो है थोड़ा फास्ट ट्रैक पे चलेंगे, ठीक है ना। डिटेल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। अब जैसे अकेले चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इस पे 6 लेक्चर लगाए थे हमने, ठीक है ना। लेकिन अब जो है वो हम क्या पता है इसको जो है वो 15 या 20 मिनट के अंदर जो पूरा चैप्टर को जो है वो क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। तो पूरी यूनिट के ऊपर लगभग 40-45 लेक्चर लगे हैं और उसको अब अपने को 2 लेक्चर के अंदर जो है वो क्या करना है, रिवाइज करना। तो थोड़ा फास्ट ट्रैक पे चलेगा, थोड़ा आप मोमेंटम बना के रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो है वो बात करते हैं किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। बोलता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड की जाती है चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो हमने देखा था कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको जो फिगर आपको मिलते हैं तो वहां से आप कोई भी रिजल्ट जो है वो इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो। तो रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। तो बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर जो है वो बेसिकली क्या कुछ आता है। तो बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो क्या करता है, फाइनेंशियल जब एनालिसिस आप करेंगे तो उसके अंदर आप जो है वो क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको सिंपल फॉर्म के अंदर जो हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं। हम यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं आइटम्स को विच आर कंटेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कन्वीनिएंट इन द रैशनल ग्रुप एंड मेक कंपैरिजन बिटवीन वेरियस ग्रुप टू ड्रॉ वेरियस कंक्लूजन। टाइप की अगर बात करें, टाइप या मेथड की बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, तो एक है आपका एक्सटर्नल एनालिसिस। जब बाहर की पार्टी जो है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल होती है क्या, जब जो लोग जिनके पास में राइट है कि वो जो है डिटेल इंटरनल रिकॉर्ड जो है वो क्या करते हैं, असेस कर सकते हैं। अगर वो लोग जो है वो एनालिसिस करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरनल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है वो क्या होता है, जब एक ही कंपनी के फाइनेंशियल ईयर्स को, जब एक ही कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को हम लोग जो है वो अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाके जो है वो कई सालों का डेटा जो है उसको आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करके देखते हैं, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। और यहाँ पे जो है वो क्या, वर्टिकल एनालिसिस के अंदर जो है वो बेसिकली आपको जो है देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होगा ना सिंगल ईयर के या पर्टिकुलर डेट के, उसको रिव्यू किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर डिवाइस लाइक रेशियो। अब बात करते हैं 2 तरीके का और होता है, ये होता है एक होता है इंट्राफर्म, एक होता है कौन सा, इंटरफर्म। इंट्राफर्म एनालिसिस जो है उसके अंदर क्या होता है, एक ही कंपनी का 2 सालों का डेटा उनको आपस में कंपेयर करके एनालिसिस करते हैं। और इंटरफर्म के अंदर हम लोग जो क्या करते हैं, एक कंपनी का जो है वो बी कंपनी के साथ में जो है वो क्या करते हैं, कंपैरिजन करके फाइनेंशियल एनालिसिस करने का काम करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, अगर हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट है, मैनेजमेंट को जो बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, बेनिफिट है। मैनेजमेंट को पता चलेगा अपने सोल्वेंसी के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो भी सोल्वेंसी के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में जो डिसीजन मेकिंग करती है तो मैनेजमेंट फाइनेंशियल एनालिसिस करके आराम से ले सकती है। सिग्निफिकेंट है किसके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर को जो है वो लॉन्गिविटी का बदलता है, भाई कंपनी के अंदर बने रहना हमारे लिए कितना फायदेमंद है या नहीं है। क्रेडिटर्स के लिए जो है वो बेनिफिशियल है, क्रेडिटर को जो है वो कंपनी की लिक्विडिटी का पता चलता है और कंपनी की लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी का बदलता है कि क्या कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेट का भुगतान टाइमली बेसिस पे कर सकती है या नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, टैक्स पर्पस के लिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनके लिए भी जो क्या इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया, अगर वो किसी कंपनी को फंडिंग करना चाहते हैं तो वो पहले कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो क्या करते हैं, चेक करते हैं।
एम्प्लॉय के लिए जो है बेनिफिशियल है, एम्प्लॉय को बोनस वोनस अगर देना है तो इन सब के लिए। सिग्निफिकेंट है फॉर द स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी के लिए, सिग्निफिकेंट है फॉर द टैक्सेशन अथॉरिटी के लिए, एंड सिग्निफिकेंट है फॉर द किसके लिए, रिसर्चर के, सिग्निफिकेंट है अदर पार्टी के लिए, ठीक है। तो ये इन लोगों के लिए जो बेनिफिशियल है। अब इसके लिमिटेशन सबसे पहले क्या है, लिमिटेशन है जो लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की है वही लिमिटेशन किसकी होगी, फाइनेंशियल एनालिसिस का होगा। अफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग, कई बार हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं, तो उससे जो आपका एनालिसिस है वो भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये कभी भी प्राइस लेवल को जो रिफ्लेक्ट नहीं करता। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर आपने जो एक साल में कोई और अकाउंटिंग पॉलिसी को यूज किया, अब किसी दूसरी अकाउंटिंग पॉलिसी को अगर आप यूज करते हो, तो जब डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को अगर आप जो है क्या करोगे, दो अलग अलग सालों में अडॉप्ट करोगे, तो उससे जो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर इफेक्ट पड़ेगा ऑफ द पर्सनल एबिलिटी एंड द बायसनेस ऑफ द एनालिस्ट, एंड डिफिकल्टी है फोरकास्टिंग, आप इसके बेस पर फोरकास्टिंग जो नहीं कर सकते हो। लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसके अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, लेकिन क्वालिटेटिव जो आपके एनालिसिस है कि मैनेजमेंट लेबर का रिलेशन कैसा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, मतलब उनके ऊपर फोकस नहीं रहता है। और इसको ये लिमिटेड यूज है सिंगल ईयर एनालिसिस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एनालिसिस करने के लिए हमारे पास में कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो गया, आपका कॉमन साइज हो गया, कई सारे आपके पास टूल अवेलेबल है। उनमें से जो है सबसे पहले आता है कौन सा, रेशियो। रेशियो की अगर बात करते हैं तो रेशियो जो बेसिकली क्या है, रेशियो जो है वो रिलेशनशिप बताएगा किसके बीच में, दो फिगर के बीच में, जिनको एक्सप्रेस किया जाएगा इन द अरिथमेटिकल टर्म, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेशियो। तो रेशियो को एक्सप्रेस करेंगे चार तरीके से। एक तो होता है प्रोपोर्शन में, जिसको प्योर रेशियो बोलते हैं, जैसे 2:1, 3:2 एक्सेट्रा। फिर एक होता है रेट के अंदर, जो टाइम्स के अंदर जो है वो डेटा निकल के आएगा। एक होता है परसेंटेज के अंदर, ठीक है, जैसे 20%, 30%, और एक है फ्रैक्शन में, जैसे 1/4, 3/4 एक्सेट्रा। फिर जो आपका एक होता है क्रॉस सेक्शन एनालिसिस और एक है टाइम सीरीज। क्रॉस सेक्शन के अंदर हम जो है वो क्या करते हैं, दूसरी फॉर्म से हमारा जो है वो क्या, मतलब हम अपनी फॉर्म का दूसरी फॉर्म से जो है वो क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। और टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, हम अपना कंपेयर करते हैं अपनी पास्ट रेशियो से, ठीक है। अब बेंचमार्क जो है वो क्या, बेंचमार्क वो है जिससे हम लोग जो क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। बेंचमार्क कुछ भी हो सकता है, पास्ट रेशियो है, रेशियो द सिमिलर फॉर्म ऑफ द, या फिर इंडस्ट्री एवरेज, या फिर रूल ऑफ थंब, इनको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, बेंचमार्क। और इनसे हम अपनी रेशियो को कंप्यूट करके उसको क्या करते हैं, कंपेयर करने का काम करते हैं। अब ये कुछ फायदा, अगर आप रेशियो एनालिसिस करते हैं तो उससे ये बेनिफिट है, हेल्पफुल है एनालिसिस में, सिंपली आपके अकाउंटिंग डेटा को सिंप्लीफाई कर देगा, उसको बहुत ही कंडेंस कर देगा, हेल्पफुल है कंपैरेटिव स्टडी में एक्सेट्रा। मेन चीज ये लिमिटेशन के अकाउंटिंग रेशियो का, सबसे पहला, अगर फाइनेंशियल डेटा अगर आपका क्या फॉल्स है तो आपके रेशियो जो गलत निकल के आएंगी। दूसरा, कंपैरिजन जो है पॉसिबल नहीं है इफ डिफरेंट फर्म अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। रेशियो एनालिसिस जो है वो बिकम लेस इफेक्टिव है ड्यू टू प्राइस लेवल चेंज। रेशियो जो मिसलीडिंग हो सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट डेटा। लिमिटेड यूज ऑफ द सिंगल रेशियो, ठीक है, इस सिंगल रेशियो का जो यूज क्या है, लिमिटेड है। विंडो ड्रेसिंग से भी जो है आपके रेशियो एनालिसिस अफेक्टेड होता है। लैक ऑफ प्रॉपर, अगर प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है तो उससे भी जो है रेशियो आपका ढंग से, मतलब आप कंपैरिजन पॉसिबल नहीं कर पाओगे। अब रेशियो को क्लासिफाई करते हैं चार तरीके से हम लोग। एक पढ़ते हैं लिक्विडिटी रेशियो, जो आपके शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को जो है वो क्या करता है, शो करता है, ठीक है। तो ये बताएगा कि क्या एक फॉर्म जो है वो अपनी करंट लायबिलिटी का टाइमली बेसिस पे पेमेंट करने में एबल है या नहीं है। तो ये शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी को जो है वो क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। एक होता है सोल्वेंसी रेशियो, जो बेसिकली ये बताएगा कि क्या एक फॉर्म जो अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पेमेंट करने में, टाइमली बेसिस पे पेमेंट करने में एबल है या नहीं है, उसको बोलते हैं सोल्वेंसी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो जो ये यहाँ पे हम एक्टिविटी रेशियो को हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ये यहाँ पे बेसिकली जो है अपने को पता चलेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो डेटर का क्या रेशियो चलता है, ठीक है ना, क्रेडिटर को जो कितने दिनों पेमेंट होती है, ये सब। और एक है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। हर ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन है वो क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी, टू अर्न द प्रॉफिट जो वो मेजर करता है एक फर्म की एबिलिटी को, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग जो है वो क्या देखेंगे, रेशियो देखेंगे। जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो बेसिकली बताएंगे कि आपका प्रॉफिट जो कॉस्ट के मुकाबले में कितना है, आपका प्रॉफिट सेल्स के मुकाबले में कितना है, ये सब। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो वो है जो आपके शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी को बताएगा। इसके अंदर तीन तरह के रेशियो है। सबसे पहला करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला जो है क्या, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। प्रैक्टिकल आपको बताया था, उसको साथ में कर लेना साथ साथ, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस जो है वो क्या कि आइडियल कितना होना चाहिए, 2:1, 2:1 या उससे ज्यादा हो तो सही है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। एसिड टेस्ट रेशियो जो है वो क्या बोलता है, ये बोलता है कि यहां पे हम फर्म की एबिलिटी को चेक करेंगे, फर्म एबिलिटी टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन विद द मोस्ट लिक्विड एसेट। फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, जो आपका क्विक टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो जो है, इसका फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा आपका, लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। इसका जो आइडियल है वो कितना, 1:1 या उससे ज्यादा हो लेकिन उससे कम ना हो। फिर एब्सोल्यूट रेशियो, इसके अंदर हम लोग जो क्या करते हैं अपने करंट लायबिलिटी को कंपेयर करके देखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से, ठीक है। ये भी चलिए 1:1 होना चाहिए। उसके बाद आएगा लीवरेज रेशियो। क्या यहाँ पे हम लीवरेज रेशियो के माध्यम से अपने को पता चलता है कि क्या एक फर्म जो है अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का टाइमली बेसिस पे पेमेंट करने में एबल है या नहीं है। उसके अंदर सबसे पहले आएगा डेट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या, डेट अपॉन में इक्विटी। ये रेशियो इंडिकेट करेगा टोटल डेट जो यूज करे बिजनेस के अंदर इन कंपैरिजन टू द इक्विटी। तो इक्विटी के मुकाबले में जो है कितना डेट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, ठीक है। तो ये 2:1 आइडियल है, 2:1, इससे जो है वो ज्यादा ना हो,
ठीक है ना, ये कम हो तो सही चलेगा, मतलब ये कि डेट जो है वो इक्विटी के मुकाबले में उससे डबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर डेट टू टोटल फंड, डेट टू टोटल फंड इंडिकेट करेगा कि टोटल जो आपका पैसा लगा बिजनेस के अंदर उसमें डेट का रेशियो जो कितना है, तो ये मैक्सिमम कितना होना चाहिए 0.67। फिर आपका प्रोबेबिलिटी रेशियो इंडिकेट करेगा ओनर कंट्रीब्यूशन, तो इसका फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा कि जो भी पैसा आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगा हुआ है डेट एंड इक्विटी, उसके अंदर इक्विटी का रेशियो जो क्या है, तो फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड या नेटवर्थ अपॉन में टोटल एसेट। फिर डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इसके अंदर बेसिकली ये बताएंगे कि जो भी आपकी अर्निंग अवेलेबल है वो कितने गुना है, कितने टाइम से, किसके मुकाबले में, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ अमाउंट के बदले में। फिर आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस पीएनएल का बैलेंस अपॉन में फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। इसके मैंने दूसरा एस्पेक्ट भी करवाए थे, वो देख लेना एक बार, ठीक है। फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला जो क्या रहेगा ईबीआईडी अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। फिर आपकी एक्टिविटी रेशियो इंडिकेट करेगा रैपिडिटी विद विच द रिसोर्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल है टू द कंसर्न आर बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस द सेल। इसमें सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंटरी। फिर है डेटर टर्नओवर रेशियो कि साल में कितनी बार जो है आपके डेटर से जो है वो आपको पैसा क्या होता है रिसीव होता है, ये बताएगा डेटर टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा नेट सेल अपॉन में एवरेज डेटर। फिर आएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये बताएगा कितने दिनों के अंदर अपने को अपने डेटर से पैसा रिसीव होता है, तो इसको कैसे करेंगे 3, अगर डेज में निकालना है तो 360, ईयर में निकालना है तो मंथ में निकालना है तो 12, और अगर वीक में निकालना है तो 52 ऊपर, ठीक है, और डिवाइड करेंगे किससे डेट टर्नओवर रेशियो से। फिर आएगा क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, ये इसका फॉर्मूला क्या रहेगा नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज पेबल। फिर उसके बाद में आएगा आपका एवरेज पेमेंट पीरियड, ये बताएगा कि कितने समय के अंदर हम लोग जो है अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर देते हैं। फिर आएगा फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में फिक्स नेट फिक्स एसेट। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में वर्किंग कैपिटल। फिर है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या इनकम रेशियो इसको बोलते हैं, तो ये रेशियो जो है वो दो के ऊपर बेस है, या तो है ये बेस है किस पे सेल्स पे, या फिर जो है ये बेस है आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। तो सेल के ऊपर जो है वो क्या जीपी रेशियो का फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा, ये बताएगा कि आपकी सेल का कितने जीपी जो है जो ग्रोस प्रॉफिट है वो आपकी सेल का कितने गुना है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा जीपी अपॉन में सेल इंटू में 100। एनपी रेशियो बताएगा नेट प्रॉफिट इंटू में सेल, नेट प्रॉफिट अपॉन में सेल इंटू में 100। तो ये इंडिकेट करेगा कि आपकी जो नेट प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशन का जो नेट प्रॉफिट है वो सेल्स के कंपैरिजन में कितने परसेंट है, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग रेशियो, ये बताएंगे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो फर्म की कितने, तो फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल इंटू में 100। फिर आपके कुछ एक्सपेंस रेशियो है, तो ये बताएंगे बेसिकली जैसे मटेरियल कंज्यूम रेशियो, तो ये बताया जाएगा कि सेल्स के मुकाबले में जो मटेरियल कंज्यूम जो है वो कितने परसेंट है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह का जो है वो क्या है एक्सपेंस के रेशियोज है। फिर नेट ऑपरेटिंग रेशियो जो फॉर्मूला क्या रहेगा नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इनटू में 100। ये कुछ आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी पैसा आपने बिजनेस के अंदर लगाया उसके ऊपर आप कितने रिटर्न कमाते हैं, तो वो बताएगा बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा प्रॉफिट लेना है बिफोर इंटरेस्ट डिविडेंड एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। फिर रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, कि शेयर होल्डर फंड जो शेयर होल्डर का जो पैसा शेयर होल्डर से जो भी पैसा लगा हुआ है, ठीक है, या शेयर होल्डर फंड है मतलब इक्विटी का जो पैसा लगा उसके ऊपर आप कितना कमाते हैं वो बताएगा कौन आपको, वो बताएंगे रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड रेशियो। तो फॉर्मूला क्या रहेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में शेयर होल्डर फंड इनटू में 100। और अगर इक्विटी का निकालना हो तो ऊपर क्या आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस का डिविडेंड भी घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो होता है किसका इक्विटी शेयर होल्डर का अपॉन में इक्विटी शेयर होल्डर फंड इनटू में 100। ईपीएस कैसे निकलता है नेट प्रॉफिट में से अगर आप माइनस करो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड को, तो वो जो आपका बचेगा अर्निंग फॉर इक्विटी उसको डिवाइड कर दो किससे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आएगा ईपीएस। डीपीएस जो वो कैसे होगा डिविडेंड पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। डीपी रेशियो कैसे निकालेंगे डीपीएस अपॉन में ईपीएस इनटू 100। अर्निंग यील्ड रेशियो, यील्ड की बात जब भी आ जाए तो वो यील्ड हमेशा किस पे निकलती है एमपीएस में, तो फॉर्मूला क्या रहेगा अर्निंग पर शेयर अपॉन में एमपीएस इनटू 100। और डिविडेंड यील्ड निकालना हो तो क्या होगा डीपीएस अपॉन में आपका एमपीएस इंटू में 100। और पी रेशियो बेसिकली जो किसमें आएगा टाइम्स के अंदर जो निकलता है इसका फॉर्मूला क्या रहेगा प्राइस अपॉन में अर्निंग, प्राइस बोल तो एमपीएस अपॉन में ईपीएस इंटू में प्राइस अपॉन अर्निंग एमपीएस अपॉन में ईपीएस इंटू में 100 नहीं करेंगे, परसेंटेज में नहीं, ये किसमें आएगा टाइम्स के अंदर, किसमें आता है ये टाइम्स में। फिर है ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो दूसरा आपका पॉइंट था वो था आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बेसिकली क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो शो करेगी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक साल के अंदर कितना इनफ्लो और कितना आउटफ्लो हुआ किसका कैश का, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अगर बात करते हैं तो ये क्या है, ये समरी है, ये क्या है इट इज अ समरी ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ द कैश ड्यूरिंग पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम। यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं रीजन फॉर द चेंज इन द बैलेंस ऑफ द कैश बिटवीन द टू बैलेंस शीट डेट, ठीक है। द टर्म कैश, कैश का मतलब यहाँ पे जो है वो किससे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। ऑब्जेक्टिव क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, सबसे पहला
कैश फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से अपने को पता चलेगा सोर्सेस, कहां कहां से अपने को पैसा रिसीव हो रहा है, पता चलेगा एप्लीकेशन, पता चलेगा कितना चेंज हुआ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ड्यूरिंग द ईयर, और पता चलेगा मेजर एक्टिविटी दैट हैव प्रोवाइडेड कैश एंड दैट हैव यूज्ड कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड एंड टू शो देयर इफेक्ट ऑन द ओवरऑल कैश बैलेंस। इंपॉर्टेंस क्या है थोड़ा ये देख लीजिएगा। मेन है लिमिटेशन। सबसे पहले लिमिटेशन जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट की वो क्या, ये यहां से आप प्रॉपर लिक्विडिटी को जज नहीं कर सकते हो। तो क्या बोलते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी जो ओनली कैश के बेस पर जज नहीं होती है, तो क्या बोलते हैं, it does not present true picture of the liquidity of a firm because the liquidity does not depend upon cash alone। फिर पॉसिबिलिटी है किसका, विंडो ड्रेसिंग का। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर आपने विंडो ड्रेस कर दिया, ठीक है, अगर उसके जो है वो डेटा को अगर आपने चेंज कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, खराब निकल के आएगा। फिर ये इग्नोर करता है नॉन कैश ट्रांजेक्शन को, जो कि बहुत रेलिवेंट होती है कई बार ऑर्गेनाइजेशन में। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट को क्या करता है, इग्नोर करता है। ये इनकम स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। और ये जो है हिस्टोरिकल बेसिस पे जो है बनाया जाता है, और जबकि मतलब इसके बेस पर आप फ्यूचर की प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते हो। फिर है जी आपका, अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए जो हमारे यहाँ पे जो अकाउंटिंग सेट नंबर 3 है, ठीक है, उसके अंदर फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके थ्रू हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी आप बनाओगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो क्या होता है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर हम लोग लेके चलते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केट ऑफ सिक्योरिटी, चेक एंड द ड्राफ्ट ऑन हैंड। इसके बाद है जी आपका जो भी आपके कैश फ्लो है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले कैश फ्लो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिजनेस ऑपरेशन से आने वाले कैश को बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके अंदर क्या आएगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, जो भी कैश रिसीव्ड फ्रॉम द रॉयल्टी, फीस, कमीशन, या कैश जो आपको रिसीव हुआ डेटर से या बीआर से, कैश जो आपको रिसीव हुआ परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, कैश जो रिसीव हुआ क्रेडिटर एंड बीपी से, कैश जो रिसीव हुआ सेल वेजेस, सैलरी एंड अदर पेमेंट टू द एम्प्लॉय। इसके बाद है आपका कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने बिजनेस के अंदर अगर कोई पैसा क्या किया, इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट करने पर जो है आपके इन्वेस्टमेंट से आपको जो भी कैश का फ्लो होता है वो आएगा कहां पे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फ्लो की बात कर रहा हूं तो फ्लो के अंदर इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों आएंगे। तो यहां पे जो फिगर आइटम्स आती हैं वो क्या क्या है, अगर कोई भी आपने जो है वो कैश पे किया किसके लिए, टू एक्वायर द फिक्स एसेट, अगर कोई कैश रिसीट हुआ है फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर कैश पेमेंट की गई है टू एक्वायर द शेयर वारंट और द डेट इंस्ट्रूमेंट, कैश रिसीट हुआ फ्रॉम द सेल ऑफ द शेयर वारंट और द डेट इंस्ट्रूमेंट और द अदर एंटरप्राइज, कैश एडवांसेस एंड लोन मेड टू द थर्ड पार्टी, कैश रिसीट फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ द एडवांसेस लोन मेड टू द थर्ड पार्टी, कैश रिसीट हुआ ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम फॉर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट एक्सेट्रा। इसके बाद में फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो आपके बिजनेस के अंदर होने वाली फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वहां से भी कैश का फ्लो होता है, तो इसके अंदर भी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो दोनों आएगा। मैं बिजनेस के अंदर आपने जो पैसा कैसे इकट्ठा किया, ओके, तो वो सब जो कहाँ आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो इसके अंदर आएगा अगर आपको कोई भी कैश रिसिप्ट होता है शेयर इशू करके, अगर आपको कैश रिसीव हुआ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरोविंग से, अगर कोई भी कैश पेमेंट करिए फॉर द बायबैक ऑफ द इक्विटी शेयर, अगर कोई भी कैश रीपेमेंट करिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरोविंग का, कैश पेमेंट ऑफ द इंटरिम डिविडेंड हो गया, कैश पेमेंट फॉर द इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग, चेंज इन द बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट या पेमेंट ऑफ द प्राइमरी एक्सपेंस। आप कुछ स्पेशल आइटम है, सबसे पहले इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अगर मान लो कोई भी कैश का इनफ्लो हुआ, अगर आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हुआ तो वो जाएगा कहां, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और अगर इंटरेस्ट या डिविडेंड अगर आप पे करोगे तो वो जाएगा कहां पे, फाइनेंशियल एक्टिविटी में। टैक्स ऑन इनकम जो है इसको हम लोग जो है वो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से क्या करेंगे, माइनस। जो भी आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती है उनको हम जो सेपरेटली क्या करेंगे, शो करेंगे। सिग्निफिकेंट नॉन कैश ट्रांजैक्शन जो होती है उनको हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये फॉर्मेट है, सबसे पहले जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, कुछ आइटम को ऐड करेंगे, कुछ को लेस करेंगे। ऐड किस को करेंगे, डेप्रिसिएशन हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर या गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंटरेस्ट पेड हो गया, इंटरेस्ट पेड ऑन द बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या इंक्रीज द प्रोविजन ऑफ द डाउटफुल डेट। और कुछ आइटम को माइनस करेंगे, क्या क्या, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या डिक्रीज इन द प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट एक्सेट्रा। फिर ये करने पर जो आएगा वो आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर इसके अंदर वर्किंग कैपिटल के इम्पैक्ट को लेके आएंगे, कुछ आइटम ऐड करेंगे, कुछ लेस। ऐड क्या क्या करेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये आएगा कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसके अंदर जो है माइनस करेंगे इनकम टैक्स को, जो भी इनकम टैक्स आपने पे कर दिया उसको माइनस कर देंगे, और अगर आपको रिसीव हुआ है तो उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है, मतलब अगर रिफंड आपको मिल गया तो ऐड कर लेंगे। फिर ये आएगा नेट कैश फ्रॉम, अगर पॉजिटिव आया है मतलब जो बैलेंस है वो काट पिट के अगर पॉजिटिव बैलेंस आ गया तो वो है कैश फ्रॉम, और अगर नेगेटिव है तो वो क्या, कैश यूज इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग के अंदर जो है वो क्या आएगा, अगर आपने जो है वो कोई भी फिक्स एसेट को जो है वो क्या कर दिया, बेच बूझ दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट, ये आपका, आप इसको ऐड करोगे। इनटेंजिबल एसेट को बेचोगे तो भी ऐड करेंगे। अगर कोई पैसा मिलता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेच करके, इंटरेस्ट या डिविडेंड या रेंट अगर रिसीव होता है तो ये सब क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर अगर फिक्स एसेट को अगर आपने क्या किया, खरीदा है तो पैसा जाएगा तो माइनस करेंगे। इंटेंजिबल फिक्स एसेट को अगर परचेस किया तो वो भी माइनस, और अगर आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को परचेस किया तो ये भी माइनस। फिर अगर पॉजिटिव आइटम है तो बोलेंगे कैश फ्रॉम, और नेगेटिव है तो कैश यूज। फिर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर बेसिकली जो वो क्या, आपको बिजनेस के अंदर जो है पैसा इकट्ठा करने के लिए, फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए जो एक्टिविटी की गई है वो सारे उनका जो फाइनेंशियल इंपैक्ट है वो आएगा कहां पे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो यहां क्या क्या आएगा, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, प्रोसीड फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग, प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोविंग, ये सब जो है वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से अगर कोई इंटरम डिविडेंड का पेमेंट किया, या प्रोपोज डिविडेंड का जो है वो पेमेंट किया गया है, या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरोविंग के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट किया गया, या बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट का पेमेंट किया गया, या रीपेमेंट किया गया लोन का, या रिडेम्पशन किया गया डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर को, इनको क्या कर लेंगे, माइनस। फिर आएगा नेट कैश फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब यहां पे आप तीनों से मतलब कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, तीनों को क्या करोगे, ऐड करोगे। ये जो फिगर आएगी इसके अंदर आप जो है वो क्या करोगे, ऐड करोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द ओपनिंग, और वो किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। फिर कैलकुलेट कैसे करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये तरीका होता है। तो सबसे पहले लो नेट प्रॉफिट द करंट ईयर आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन ले लिया, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे रिजर्व को, ठीक है, ऐड करेंगे प्रपोज डिविडेंड को, इंटरिम डिविडेंड को, प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड करें और माइनस करेंगे रिफंड ऑफ टैक्स। ये जो निकलेगा ये आएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां से आपका जो है वो क्वेश्चन जो आपका फॉर्मेट है वो क्या होगा, स्टार्ट होगा। इसके बाद की हाँ ये कुछ चीजें हैं, ये देख लेना एक बार। एडजस्टमेंट मतलब कुछ आइटम को जो है प्रॉफिट में हम ऐड बैक करते हैं, वो क्या क्या है, जो भी नॉन कैश नेचर के आइटम है उसको जो आपने माइनस करेंगे तो उसको दोबारा ऐड बैक करेंगे। लाइक डेप्रिसिएशन हो गया, एमोर्टाइजेशन हो गया, बैड डेट रिटर्न ऑफ हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बोरोविंग हो गया, एंड क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, ये सबको क्या करेंगे नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड करेंगे। ये कुछ आइटम है, इनको जो नेट प्रॉफिट में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, रिसिप्ट ऑफ द इंटरेस्ट एंड डिविडेंड हो गया, रेंट रिसीव हो गया, रीट्रांसफर ऑफ द एक्सेस प्रोविजन, इन सबको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये तो सिंपल सा है। अच्छा, और जो भी इनकम टैक्स जो भी आपने पे किया उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अब आ गया आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कैश बेसिस बनता है, तो अगर उसको नॉन कैश बेसिस बनाएंगे तो उसको बोल देंगे हम लोग क्या, फंड फ्लो। हालांकि फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो एरिया है वो कैश फ्लो के मुकाबले में क्या है, काफी वाइडर होता है, ठीक है। तो पहले तो फंड फ्लो स्टेटमेंट है क्या, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, ये क्या स्टेटमेंट। अकाउंट होता है तो दो साइड होते, लेकिन क्योंकि स्टेटमेंट तो सिंगल साइड चलता है, ठीक है ना। तो क्या फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो क्या एक स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करेगा सोर्सेज जहां से एडिशनल फंड वर डिराइव एंड यूजेस टू विच दीज फंड वर पुट, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट का सबसे पहले जो है वो कुछ बता रखा है, ये हेल्पफुल है किसके लिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट हेल्पफुल है इन फाइंडिंग द आंसर टू सम इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल क्वेश्चन, हेल्पफुल है फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए, ये प्रोवाइड करता है मोर रिलायबल फिगर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द बिजनेस, ये एनेबल करता है टू नो whether the funds have been properly used, ये enable करता है in the proper management of working capital, ये help करता है in preparation of the budget for the next period, help करती है help करती है firm को in the borrowing operation, help करते हैं in determining the dividend policy। फंड का मतलब जो है वो लोग बोलते हैं कैश से, लेकिन यहाँ पे फंड का मतलब जो है वो क्या, वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल जो है वो क्या, करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी। फ्लो जो है वो क्या होगा, तो अगर मान लीजिए जो इनफ्लो ऑफ फंड है वो है आपका सोर्स, आउटफ्लो ऑफ द फंड है वो क्या आपका एप्लीकेशन, ठीक है ना। अब अगर मान लो एक आइटम करंट कैटेगरी और एक नॉन करंट कैटेगरी आइटम है तो फ्लो माना जाएगा। अगर दोनों करंट कैटेगरी आइटम है या दोनों नॉन करंट कैटेगरी आइटम है तो फिर फ्लो माना नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद है जी आपका ये है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सोर्सेज आएंगे, यहाँ एप्लीकेशन थी, और दोनों का जो जोड़ आएगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा। तो सोर्सेज में जहां से पैसा आया और एप्लीकेशन में जहां पैसा गया। इसके बाद है जी अगला चैप्टर, दैट इज द एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग जो क्या हम लोगों ने पढ़ा था इसको, इसके एक्सेल नोट्स में मैंने आपको शेयर किए थे। एनवायरमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे द्वारा हमारे बिजनेस ने जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने करी है, हमारे बिजनेस के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करी है, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का हमारे एनवायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। तो उसकी जो अकाउंटिंग हम करते हैं, उसके लिए जो रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं, उन रिकॉर्ड को चेक करवाना, उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। तो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हमारे एनवायरमेंट पर पड़ने वाले इंपैक्ट को हम लोग जो यहाँ पे क्या करेंगे, क्वांटिफाई करेंगे, उसका जो है वो एक रिपोर्ट बनाएंगे, और उस रिपोर्ट को जो है वो बाद में जाके वो जो एनवायरमेंटल रिपोर्ट है, ठीक है, या फिर वो जो एनवायरमेंटल डेटा है, उस डेटा को हम लोग जो क्या करवाएंगे, ऑडिट करवाएंगे, और उस ऑडिट करने के बाद उसकी एक क्या एनवायरमेंटल ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, ठीक है ना। तो ये होती है बेसिकली एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। तो एनवायरमेंटल अकाउंटिंग क्या है, बेसिकली पहले तो अकाउंटिंग की बात हो रही है। तो अकाउंटिंग का मतलब ये हो गया
ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग जो ये देखेंगे हमारे द्वारा जो भी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग की गई है, मतलब हमारे द्वारा जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की गई, तो उसका जो है कॉस्ट एंड बेनिफिट क्या पड़ा, किस पे, मतलब उससे उसका क्या एनवायरमेंट के ऊपर जो उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, उस चीज को हम लोग जो वो क्या करेंगे, उसकी अकाउंटिंग जो करते हैं उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। और एनवायरमेंटल ऑडिटिंग में क्या करते हैं, ये जो एनवायरमेंट अकाउंटिंग करने पर जो भी रिकॉर्ड आपके पास में निकल के आते हैं उनको क्या करना, ऑडिट करवाना, उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल ऑडिटिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अब बोलते हैं तीन फॉर्म है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग के। ठीक है, एक तो है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम लोग जो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, मैनेज करते हैं एनवायरमेंटल कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस को। एक है एनवायरमेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसके अंदर हम लोग जो ये एक टूल है जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए अपनी एनवायरमेंटल कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर सच एज इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, पब्लिक एक्सेट्रा। और एक है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। ये क्या होती है बेसिकली, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को, किससे, स्टेक होल्डर से। तो कंक्लूजन में अगर बात करते हैं तो बोलते हैं एनवायरमेंटल अकाउंटिंग जो है वो क्या, एक एसेंशियल टूल है किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसके माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, असेस करती है एनवायरमेंटल इंपैक्ट और मेक इन्फॉर्म डिसीजन टू मिटिगेट द नेगेटिव इफेक्ट। और बताया जाएगा एनवायरमेंटल अकाउंटिंग के माध्यम से बताया जाता है कि किस तरीके से हम लोग जो है एनवायरमेंट पे पड़ने वाले नेगेटिव इंपैक्ट को हम दूर कर सकते हैं। अब एनवायरमेंटल ये जो अकाउंटिंग है इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, तो एक तो पहला गैजेट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जो क्या करते हैं मैंडेटरी कर दिया। दूसरा इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर भी बोला गया है कि डायरेक्टर रिपोर्ट जो होगी ना उसके अंदर एनवायरमेंट रिलेटेड जो मैटर्स है उनको आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उसके अंदर भी बोल दिया कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप लोग जो क्या करोगे, डिस्क्लोज करोगे स्पेसिफिकली। ठीक है, अब अपने इंडिया में कौन कौन से लीगल फ्रेमवर्क है किसके लिए, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग के लिए। तो कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से और कुछ है जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है किससे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से। फिर आपके प्रैक्टिस होता है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग इन इंडिया। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, जो भी एनवायरमेंट अकाउंटिंग आप करते हो तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इन्फॉर्मेशन के अंदर बेसिकली आप एनवायरमेंट अकाउंटिंग के माध्यम से बताओगे लोगों को क्या कि कौन कौन से डिवाइसेस आपने जो क्या करें यूज करें पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, स्टेप taken for energy conservation, step taken for the raw material conservation, step taken for the waste water and the production process waste, step taken for improvement of the quality of the product service process of production etc. फिर एनवायरमेंट अकाउंटिंग के अंदर आप क्या करते हो, एक रिपोर्ट भी बनाते हो और रिपोर्ट के माध्यम से जो है वो आप क्या करते हो, बताते हो कि हमने जो है वो कौन कौन से मतलब ये जो भी आपने स्टेप उठाए थे इन सबको जो वो क्या करोगे, रिपोर्टिंग करोगे। और रिपोर्ट करने के बाद जो आपकी मतलब ये रिपोर्टिंग करके जो आपकी डॉक्यूमेंट आपके पास में आएगा उसको बोलेंगे एनवायरमेंट रिपोर्ट। ठीक है, इसके बाद है जी आपका रिसर्च। तो रिसर्च स्टडी जो है वो एग्जामिन की जा सकती है। ठीक है, रिसर्च स्टडीज हैव एग्जामिन द एक्सटेंट टू विच द कंपनीज प्रोड्यूस सोशल इंफॉर्मेशन ऑफ द एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन वुड पार्ट ऑफ। फिर है रिपोर्ट, कुछ ये अलग अलग तरह की रिपोर्ट है। फिर एनवायरमेंट अवेयरनेस क्या होता है, एनवायरमेंट अवेयरनेस का मतलब होता है अवेयर करना एंड सब्सिक्वेंट डिजायर टू प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्स एंड द एनवायरमेंट। किस तरीके से आप लोग जो है मतलब आप एनवायरमेंट को सस्टेन करने के लिए जो है वो आप क्या क्या स्टेप उठाते हो उसके बारे में लोगों को जो क्या करना, अवेयर करना, उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल अवेयरनेस। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए एनवायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस के लिए, तो ये सब है, इनको एक बार देख लेना। ठीक है, इसके बाद है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका इंट्रोडक्शन टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी, हमने पढ़ा था। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एक होता है अथॉरिटेटिव, एक होता है कौन से कॉमनली एक्सेप्टेड वे। तो अथॉरिटेटिव है जो विच इज सेट बाय द विच इज सेट बाय पॉलिसी बोर्ड, तो वो है आपके अथॉरिटेटिव। और एक होता है कौन से, कॉमनली एक्सेप्टेड वे। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे तो ना अपने जो क्वेश्चन बन के आता है, क्वेश्चन यही निकल के आता है कि भाई आपके यहाँ पे जो 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देगा, इधर उनके नंबर देगा, बोलेगा मैच करो। अब अपने यहाँ पे ना 2 तरीके हैं, ये 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिवेल कर रहे हैं। ठीक है, कंपनीज के लिए तो है आपके इंडेस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है उनके ऊपर जो है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलता है वो आपके नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, जो पहले 1 से 29 से और अब कितने रह गए, 27 रह गए। ओके, तो अपने को वैसे नंबरिंग पढ़ने, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है एक्स्ट्रा वो क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या, वो एक रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, जिसको इशू करता है कौन, एमसीए, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो है वो क्या करेगा, इशू करेगा। ठीक है, एनएफआरए की रिकमेंडेशन के बेस पर। ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली बताया जाएगी 4 चीजें। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो बताएगा किस तरीके से हम लोग जो है वो क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करेंगे, किस तरीके से हम लोग जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को मेजर करेंगे, किस तरीके से हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को प्रेजेंट करेंगे, और किस तरीके से हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। ये सब चीजें जो हम शो करते हैं किसके अंदर, ये सब बातें जो बताई जाती है किसमें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, एक रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। एक सेकंड रुकिएगा।
चलो चलो चलो, आगे आगे आगे, डिस्ट्रैक्शन को दूर करो, आगे बढ़ो। चलो जी, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो डील करते हैं विद द फॉलोइंग एस्पेक्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इन एस्पेक्ट से डील करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया जाता है किस तरीके से हम लोग जो है रिकॉग्नाइज करेंगे इवेंट एंड ट्रांजैक्शन को इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो बताएगा आपका मेजरमेंट, किस तरीके से ट्रांजैक्शन इवेंट को मेजर करेंगे, उसको किस तरीके से हम जो है वो क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से हम जो उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। ये सब चीजें जो बताई जाती है किसमें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है विद द एस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग इवेंट, रिकॉग्निशन ऑफ द इवेंट एंड ट्रांजैक्शन, मेजरमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, प्रेजेंटेशन एंड फिर डिस्क्लोजर। अब थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रोसेस। तो प्रोसेस के लिए जो है वो क्या अपने इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने का जो जिम्मा दिया गया किसको, आईसीआई को, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और उसके अंडर जो है एक बोर्ड बनाया गया जिसको बोलते हैं एएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। 1977 के अंदर जो है इसको क्या किया गया, बनाया गया। फिर एएसबी जो है वो कंसीडर करते हैं किसको, आईएएस को एंड आईएफआरएस को, ठीक है। अब इनके अंदर जो है वो क्या बनाया गया, एक बॉडी जो है वो बनाई गई है, ठीक है, जिसको बोलते हैं निफ्रा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एनएफआरए। तो ये बनाया गया, ये रिकमेंड करती है स्टैंडर्ड, ये एएसबी के अंडर काम करते हैं, और ये जो है स्टैंडर्ड को बना के और उसको रिकमेंड करेगी किसको, एमसीए, और एमसीए जो है फिर वो क्या करेगी, उनको जारी करने का काम करती है। तो अपने इंडिया के अंदर जो है वैसे तो जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनको जारी करने का जो जिम्मा है वो किसके पास में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास में, लेकिन उसको रिकमेंड जो करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो कौन करेगा, एनएफआरए। कौन करेगा, एनएफआरए। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं एरिया, किस एरिया के लिए अपने को जो है वो अपने को फॉर्मेट करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्टडी ग्रुप जो उसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एंड प्रिपेयर करेंगे प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट को, प्रिपेयर करेंगे ड्राफ्ट एंड इट्स सर्कुलेशन टू द वेरियस आउटसाइड बॉडी बाय स्टडी ग्रुप, एसरटेन करेंगे व्यूज ऑफ द डिफरेंट बॉडीज ऑफ ड्राफ्ट, फिर फाइनलाइज करेंगे एक्सपोजर रिपोर्ट को एंड इशू करेंगे इनवाइटिंग पब्लिक कमेंट, कि पब्लिक को बोलेंगे भाई अगर आप कुछ इस पर कमेंट देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर कमेंट आपको रिसीव होंगे ऑन एक्सपोजर ड्राफ्ट पे, और फाइनलाइज कर देंगे ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाय द एएसबी, और सबमिट कर देगा किसको, काउंसिल को। फिर कंसीडर करेंगे ड्राफ्ट बाय काउंसिल, और उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है वो करके और हम दे देंगे किसको, एएसबी, और फिर इश्यू करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, मेन बात ये है, मेन बात क्या है कि अपने इंडिया के अंदर जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है उनके लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उनके लिए तो है एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नॉन कॉर्पोरेट मतलब पार्टनरशिप फर्म हो गया, तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पार्टनरशिप फर्म पे भी लगते हैं, ठीक है, या आपके सोसाइटीज हो गया, तो ये सब इनको बोलते हैं नॉन, जो कंपनी नहीं है, ठीक है। तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के ऊपर क्या लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जारी जो है वो कौन करते हैं, आईसीआई। और जो कॉर्पोरेट एंटिटीज है बोले तो कंपनीज के ऊपर जो है वो क्या लगते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसको बोलते हैं इंड एएस। और जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसको जारी करने का जो काम है वो कौन करता है, एमसीए करता है, इन कंसल्ट विद द एनएफआरए। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। टोटल मिलाके कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात हो रही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टोटल मिलाके जो कितने, पहले 29 थे, पहले 1 से लेके 32 थे, 1 से लेके 32, फिर जो है 30, 31 और 32 इनको हटा दिया तो रह गए कितने, 29। फिर 29 में से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 8, 6 को हटा दिया। 6 को जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 वो तो आपका डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का, तो इसको जो वो क्या करते हटा दिया, और इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 8 के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 में मर्ज कर दिया। और जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 8 था, जो था अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको एएस 26 के अंदर इसका प्रोविजन डाल दिया। तो पहले थे 29 में 2 हट गए, और अब टोटल जो है जो वो कितने हैं, 27। तो इफेक्टिवली देयर आर 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एट प्रेजेंट। ओनली अभी मैं बात कर रहा हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो एट प्रेजेंट जो है वो कितने हैं आपके, 27। कितने, 27, ठीक है। तो ये आपको दे रखे हैं कौन कौन सा, पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 जो वो है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, दूसरा है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा है कंटीजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, पांचवा जो है वो है आपका नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, छठा था डेप्रिसिएशन वो हट गया। फिर सातवां है कॉन्ट्रैक्ट का, आठवां हट गया जो रेवेन्यू, आठवां साइंटिफिक रिसर्च वाला वो हट गया। फिर 9वां है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन, 10वां जो है वो आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पहले इसका नाम था अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। 11वां है इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि अगर मान लो कभी भी आप फॉरेन कंट्री से ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पे फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा, और उसके रेट में अगर कोई चेंज होता है, और उसके फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज होने पर अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चेंज हो रहे हैं तो उसकी अकाउंटिंग जो है यहाँ की जाती है। फिर 12वां है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, 13वां है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, 14वां अकाउंटिंग फॉर अमलकमेशन, 15वां है एम्प्लॉय बेनिफिट, 16वां है बोरोविंग कॉस्ट, 17वां सेगमेंट रिपोर्टिंग, 18वां है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, 19वां लीज, 20वां अर्निंग पर शेयर, 21वां है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 22वां है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, 23वां अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन द एसोसिएट इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 24वां डिस्कंटिन्यू ऑपरेशन, अगर आपने काम को बंद कर दिया तो उसकी भी अकाउंटिंग आप कैसे करेंगे, तो वो बताया जाएगा सारा कहां पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 24 के अंदर। 25वां इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, 26 है इंटेंजिबल एसेट, 27वां है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ द इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर, 28वां इंपेयरमेंट ऑफ एसेट। अगर
नॉर्मल वियर एंड टियर होती है आपके फिक्स एसेट में, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और अगर एबनॉर्मल वियर एंड टियर होगी, एक्सीडेंट हो गया, एसेट पूरी तरह से जो क्या हो गई, 10 साल चल रही थी लेकिन 3 साल में खराब हो गई, कोई नुकसान हो गया, उसको बोलते हैं इंपेयरमेंट। ठीक है, और 29वां जो है वो है आपका प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट। तो टोटल मिला के आप काउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर जो है वो कितने थे, 32 थे। 32 से 3 तो गवर्नमेंट ने पहले हटा दिए, तो मतलब 30, 31 और 32 ये थे आपके जो आपके डेरिवेटिव है उनसे रिलेटेड। तो रह गए थे कितने, 29, और इनमें से 2 फिर हटा दिए। 2 कौन कौन से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 8। अब रह जो गए हैं वो कितने रह गए हैं, 27। और ये 27 किस पे एप्लीकेबल है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी पे। ठीक है, और कंपनीज के ऊपर जो है वो क्या है, ईएस है। ठीक है, इसके बाद मेन बातें, अच्छा ये थोड़ा ध्यान रखना, बॉडी पहले कौन सी थी और कौन इशू करता था, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, आईएफआरएस के अंदर 4 एलिमेंट थे, आपको सारा मैंने प्रॉपर्ली करवाया था, एक बार थोड़ा देख लेना। ठीक है, अब हम जो है वो पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते थे, लेकिन क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ गया है, बाहर की कंपनी भी इंडिया में आ रही है, इंडिया की कंपनी बाहर जा रही है, तो हम जो है वो कैसी प्रैक्टिस फॉलो करना चाहते हैं, ग्लोबल प्रैक्टिस। तो उसके लिए हमको भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम जो है वो क्या करेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को जो है क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। तो जो आईएफआरएस है, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो सिस्टम है, तो इसको अगर आपको क्या करना, ऑप्ट करना है, तो इसको ऑप्ट करने के 2 तरीके, या तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उनको एज इट इज क्या कर लो, कॉपी मार लो, और या फिर जो आप क्या करोगे, उनको आप जो है वो खुद से बनाओगे। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड, जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उनके अंदर आप क्या करो, चेंज करके फिर उनको जो है क्या करोगे, लागू करोगे। तो 2 तरीके, एक है एडॉप्शन, मतलब एज इट इज क्या कर लिया, कॉपी, पाकिस्तान जैसे कंट्री ने यही किया, और दूसरा है कन्वर्जेंस, तो उसके अंदर जो है वो क्या किया गया, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमने जो है वो क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमको पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या है, मतलब इंटरनेशनल लेवल जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो तो एक बार जो है पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बना दी है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी अलग है, तो हम जो है वो क्या करेंगे, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जो आईएएस है, उनके अंदर क्या करेंगे, चेंज करेंगे, चेंज करके उनको जो क्या करेंगे, फिर एडॉप्ट करेंगे। ठीक है, अब है डिफरेंस, कोई खास नहीं। फिर ये आईसीआई जो है वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है टू द आईएफआरएस। उसको एडॉप्ट नहीं किया हमने, क्या किया, कन्वर्ज किया। बोले तो डायरेक्टली सीधा एज इट इज उसको यूज नहीं किया हमने, उसको क्या किया, कन्वर्ज किया, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से उनको क्या किया, मोल्ड किया। ठीक है, एप्लीकेशन किया आईएफआरएस का इन इंडिया, कंसीडरिंग लीगल एंड द अदर कंडीशन प्रिवेलिंग इन इंडिया। अब अगर डेविएट करके फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग आईएफआरएस से अगर रिक्वायर्ड है तो आप डेविएट कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो क्या, डिसीजन टू हैव 2 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक है कौन सा, इंडेस, और एक है एएस। एएस जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो किसके लिए, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए। ठीक है, और जो आपके इंडेस है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो है किसके लिए, कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो आपके इंडेस है उसके अंदर खास बात यह है कि हमने इंडेस जो बनाया वो क्यों बनाए हैं, क्योंकि कंट्री में ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन हो गया, तो हमको भी जो ग्लोबल स्टैंडर्ड अडॉप्ट करना पड़ेगा। जो नई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो ट्रांसपेरेंट नेचर के। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रांसपेरेंसी और भी ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गई है। ठीक है, कंपेरेबल, अब इनके बेस पर आप जो वो 2 अलग अलग सालों के या 2 अलग अलग कंपनी से जो है फाइनेंशियल डेटा को आप आपस में कंपेयर कर सकते हो, और सिर्फ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो है वो क्या हुई है, एनहांस हुई है। बहुत सारी चीजें जो है आप लोगों को जो है वो क्या की जाती है, शेयर की जाती है इन रिस्पेक्ट टू द कंपनी जहां पे आपने पैसा लगाए हैं। ठीक है, इसके बाद लिस्ट जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, जो इंडेस है उसकी लिस्ट जो ये दे रखी है आपको। इंडेस की इंडेस 101 जो है वो है आपका फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसका नाम क्या था, आईएफआरएस 1, लेकिन हमने जो है वो जब इसको कन्वर्ज किया, ठीक है, तो हमने इसका नाम जो है वो क्या रखा है, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडेस 101। तो हमने इसकी जो नंबरिंग करी है वो कहां से करी है, 101 से। ठीक है, फिर 102 है आपका शेयर बेस्ड पेमेंट का, 103 आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन का, 104 है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का, 105 आपका नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिस्काउंटिंग ऑपरेशन, 106 आपका एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवोल्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, 107 आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर का, 108 है ऑपरेटिंग सेगमेंट का, 109 आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इस तरीके से सारा का सारा जो है वो आपको क्या दे रखी है, इनकी नंबरिंग दे रखी है। ठीक है, तो ये याद करना है। अब है रोड मैप। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2015 को जो है वो क्या ऑप्शन दिया गया। ठीक है, उसमें ये बोल दिया 1 अप्रैल 2015 से, और देर आफ्टर वॉलंटरी बेसिस पे जो है कंपनी को बोला गया कि अगर आप चाहो तो आप इसका अडॉप्ट कर लोगे। फिर 1 अप्रैल 2016 को जो है वो गवर्नमेंट ने जो क्या कहते हैं, मैंडेटरी कर दिया। किसके लिए, जो भी कंपनी लिस्टेड है कहां पे, स्टॉक मार्केट में, या फिर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए उसने अप्लाई किया हुआ है, और उसकी अगर नेटवर्थ जो है वो कितने 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उनको जो मैंडेटरी है कि अब इंडिया से फॉलो करने पड़ेंगे। फिर 1 अप्रैल 2017 से जो क्या कर दिया, सभी कंपनी के लिए जो क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है, फिर एनबीएफसी का आपको बताया था, एक बार देख लेना। ठीक है, फिर ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए आपको मैंने बताया टोटल मिला के कितने थे, 1 से लेके 29 थे। ठीक है, तो पहले 1 से लेके 32 थे, फिर उसके बाद में हमने 3 पहले हटा दिए, फिर रह गए 1 से लेके 29, और उसमें से जो है फिर गवर्नमेंट ने जो क्या किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 और 8 को जो क्या कर दिया, रिपील कर दिया। तो ये कौन कौन से थे, ये थे इंडेस 1 2 3 4 5 6
5, छठा नहीं है, 7वां, 8वां नहीं है, फिर 9 और 9 के बाद फिर आगे कंटिन्यू है कहां तक, 29 तक। ठीक है, ये थे आपके। ओके, ये हमने पढ़ लिया था। चलो अब आगे आइए। अब आगे अपना नेक्स्ट चैप्टर वो है आपका इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ये बोलता है कि देखिए हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं वो तो करते हैं किसके बेस पर, हिस्टोरिकल। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं किस बेसिस पे करते हैं, हिस्टोरिकल बेसिस पे। ओके, लेकिन हमको मालूम है कि यार देश के अंदर जो है वो क्या महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के कारण जो है जो भी आपने फिगर्स रिकॉर्ड की हुई है अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो कई बार जो है वो एक्चुअल रिकॉर्ड नहीं होते हैं। तो यहां पे जो ये बोला गया कि नीड महसूस हुई कि जिस कंट्री के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन है तो वो क्या करेंगे, उनकी उन कंट्री के अंदर जो कंपनीज है वो 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो नॉर्मल वो प्रिपेयर करेंगे हिस्टोरिकल बेसिस पे, और एक वो जो है वो क्या करेंगे, इन्फ्लेशन बेसिस पे। इसका मतलब करंट बेसिस पे भी एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आपको और प्रिपेयर करनी पड़ेगी और उसके अंदर आप इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को लेकर आओगे। तो जब कभी भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हुए इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जो है वो क्या हो गया, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मतलब ये है कि जब कभी भी हम लोग जब क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हुए इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को उसमें लेके आते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। अब इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लाने के लिए आपके पास में जो 4 मेथड अवेलेबल है। एक है आपका करंट परचेजिंग पावर टेक्निक, एक है रिप्लेसमेंट कॉस्टिंग, एक है करंट वैल्यू अकाउंटिंग टेक्निक और एक है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। परचेजिंग जो करंट परचेजिंग पावर टेक्निक है उसका वो ये बोलता है कि हम लोग जो यहां पे क्या करेंगे, जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको हम लोग जो वो क्या हिस्टोरिकल वैल्यू से करंट वैल्यू पे लेके आएंगे ऑन बेसिस ऑफ द किसके बेसिस ऑफ जीपीआई। जीपीआई का मतलब जो है क्या, जनरल प्राइस इंडेक्स। जैसे हम लोग जो देश के अंदर, हमारे देश के अंदर हम लोग जो है वो महंगाई किससे नापते हैं, हम लोग महंगाई नापते हैं सीपीआई से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। तो बेसिकली ये बोलता है कि जो भी जनरल प्राइस इंडेक्स से आपके चल रहे हैं ना कंट्री के अंदर, चाहे वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो चाहे वो होलसेल प्राइस इंडेक्स हो, तो आप उस इंडेक्स को यूज करके जो है वो क्या करोगे, अपने हिस्टोरिकल वैल्यूज को जो है वो करंट वैल्यू पे लेकर आने का काम करोगे। तो बेसिकली करंट परचेजिंग पावर टेक्निक जो इसके अंदर हम लोग जो क्या करेंगे, हमारी हिस्टोरिकल वैल्यू को करंट वैल्यू पे लेके आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द जीपीआई, जनरल प्राइस इंडेक्स। दूसरा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि हम लोग जो अपने हिस्टोरिकल वैल्यू को करंट वैल्यू पे लाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एसपीआई, बोलते हो स्पेशल प्राइस इंडेक्स। बोले तो जैसे अगर आपकी कंपनी जो है वो एफएमसीजी सेक्टर में तो आप एफएमसीजी सेक्टर का ही इंडेक्स यूज करेंगे। अगर आपकी कंपनी जो है वो रियल एस्टेट में तो आप रियल एस्टेट का ही जो है वो क्या करेंगे, इंडेक्स को यूज करेंगे और उनको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स। और जो तीसरा है वो है आपका करंट वैल्यू अकाउंटिंग टेक्निक। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि हम लोग जो है वो हिस्टोरिकल वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे ओनली किसकी, बैलेंस शीट की वैल्यूज को किसके बेस पर, मार्केट वैल्यू के बेस पर। और जो लास्ट है वो है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। ये बोलता है कि हम लोग जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो हिस्टोरिकल वैल्यू है, चाहे वो पीएनएल अकाउंट हो चाहे वो बैलेंस शीट हो, उनको करंट वैल्यू पे लाएंगे ऑन द बेस ऑफ द मार्केट वैल्यू। इसके बाद है अगला चैप्टर था ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स को आइडेंटिफाई करके उनकी वैल्यू को निकालना और उनकी वैल्यू को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्लेस करना, उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करने के लिए हमारे पास में कई सारे जो मेथड अवेलेबल है। सबसे पहला मेथड था हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। अच्छा, इसका मैंने एक्सेल नोट्स भी आपको शेयर किए थे, उसको देख लेना, एक बार पढ़ के जरूर जाना, ठीक है ना। तो सबसे पहला आता है जी आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। ये क्या बोलता है, ये दिया किसने, ये दिया रॉबर्ट फेमोट्स एंड पाइली ने। और ये अप्रोच जो वो क्या बोलती है कि ह्यूमन रिसोर्स, आपने अगर एक ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग पे, रिक्रूटमेंट पे, डेवलपमेंट पे, सिलेक्शन पे जो भी खर्चा कर दिया उस सबको जोड़ लो और वो आपके जो है ह्यूमन रिसोर्स की क्या निकल गई, वैल्यू निकल गई। उसको कैपिटलाइज कर लेना, बोल दो उसको बैलेंस शीट के अंदर ले जाना और हर साल उसकी वैल्यू को जो क्या करते रहना, डेप्रिशिएट करते रहना। तो ये है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। ये बेकार अप्रोच है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू जो है वो एक्सपीरियंस के साथ में, वक्त के साथ में जो बढ़ती है ना कि कम होती है। दूसरा था रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। ये जो है वो किसने दिया, ये दिया रेंसिस लिकट एंड एरिक जी फ्लेमहोल्ट्ज ने। ये टेक्निक जो है वो क्या बोलती है, यहाँ पे आप जो है वो क्या करोगे, एक ह्यूमन रिसोर्स को अगर आज के डेट में हटा दिया जाए तो उसकी जगह पे आप जो है वो क्या, अगर नए बंदे को लेके आओगे तो उस नए बंदे की रिक्रूटमेंट पे, सिलेक्शन पे, ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट पे जो भी खर्चा लगे उस सबको ऐड कर लो, वो उस पर्सन की जो ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच ये दिया हैकिमन एंड जोन्स ने। और ये क्या बोलता है, ये कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के ऊपर जो बेस है, ये बोलता है कि अगर एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में से अपने डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाए तो बाकी डिपार्टमेंट वाले उसकी जो बिड लगाएंगे तो वो उसकी क्या होगी, ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू निकल के आएगी। फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच ये दिया डेविड वॉटसन ने। और ये क्या बोलता है, हम यहाँ पे जो एम्प्लॉय की स्टैंडर्ड कॉस्ट ना निकाल के हम लोग जो पोस्ट के स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालेंगे और जो भी पर्सन उस पोस्ट के ऊपर विद्यमान होगा तो उसकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल। ये दिया लीवेंट स्कर्ट्स ने। और ये क्या बोलता है, एक एम्प्लॉय अगर आज के डेट में लगा तो वो जितने भी साल तक काम करेगा उस पूरे तब तक के लिए उसको आप जितना भी क्या करोगे, सैलरी पे करोगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना और उसको जोड़ लेना, वो आपकी ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल। ये दिया फ्लेमहोल्ट्ज ने। ये बोलता है कि अगर एक एम्प्लॉय जो है वो क्या करेगा,
एक एम्प्लॉय जो है वो क्या करेगा, एक अपनी मूवमेंट जो है वो हमेशा एक जैसे देखेगा, वो क्या करता है, चेंज करता रहेगा। तो एक एम्प्लॉय अगर अलग अलग मान लीजिए पोस्ट पे रह के उससे जो भी अपने को जो बेनिफिट मिल रहा है उससे, ठीक है ना, तो उसका जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना और वो आपकी ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर नेट बेनिफिट मॉडल, नेट बेनिफिट के अंदर आप लोग जो क्या करोगे, अर्निंग देखो फर्म को क्या बेनिफिट हो रहा है एम्प्लॉय से, ठीक है, वो निकाल लो, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना। फिर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, जो भी आपका यहाँ पे नेट बेनिफिट निकल के आ रहा है फर्म को, उसको मल्टीप्लाई करो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट वैल्यू से, और करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, वो आएगा आपका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मॉडल। और लास्ट एग्रीगेट पेमेंट, ये दिया था किसने, इंडियन जो पर्सन था उसका नाम था प्रोफेसर चक्रवर्ती, और ये बोलता है कि हम लोग जो वैल्यूएशन इंडिविजुअल बेसिस पे ना करके कैसे करेंगे, ग्रुप बेसिस पे करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 जो बात करते हैं किसका, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की सबसे पहले तो ये भाई स्टैंडर्ड जो है वो क्या होता है, तो स्टैंडर्ड जो है वो क्या प्री डिटरमाइंड स्केल होता है या मेजरमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड वो है समथिंग जो इसको एस्टेब्लिश कर लिया, कोई भी ऐसी चीज को हमने क्या कर लिया, एस्टेब्लिश कर लिया एज ए रूल और बेसिस ऑफ कंपैरिजन इन मेजरिंग और जजिंग क्वांटिटी, क्वालिटी, वैल्यू एक्सेट्रा। दिस समथिंग इज नॉट वेग बट एस्टेब्लिश एज ए रूल और द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टैंडर्ड। तो ये क्या है, कोई भी एक ऐसी चीज जिसको हमने जो पहले से क्या किया, एस्टेब्लिश किया, जिसके बेस पर हम लोग जो है वो करंट वैल्यूज को क्या करेंगे, कंपेयर करने का काम करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो वो क्या होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, पहले से हम लोग डिटरमाइन करके जो डिटरमाइन करती है व्हाट ईच प्रोडक्ट और सर्विस शुड कॉस्ट अंडर ईच गिवन सर्कमस्टेंस, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट। कैरेक्टरिस्टिक है या साइलेंट फीचर क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम लोग जो सबसे पहले क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं स्टैंडर्ड्स को, फिर हम लोग जो कंप्यूट करते हैं एक्चुअल कॉस्ट को, कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट को, दोनों का आपस में कंपेयर करेंगे, फिर हम जो कंप्यूट करेंगे वेरिएंस, फिर एसर्टेन करेंगे रीजन क्या है वेरिएंस का, और फिर स्टडी करेंगे ऑप्शन को, और फिर प्रेजेंट करेंगे रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट। फिर लिमिटेशन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अपने कुछ लिमिटेशन। सबसे पहला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जनरली जो है ऐसी जगह पे लगती है जहां पे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनते हैं, जो जहां पे नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है, तो वहां पे इसको लगाना बहुत ही क्या मुश्किल होता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट जो अलग अलग निकल के आएगा, ठीक है ना। फिर डिफिकल्टी इन सेटिंग अप द स्टैंडर्ड, फिर नॉट सुटेबल फॉर द स्मॉल फर्म, डिफिकल्टी इन फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेंजिंग बिजनेस कंडीशन, यहां पे अपने को दिक्कत आती है, नीड फॉर द बजटरी कंट्रोल, फीलिंग ऑफ द डिससैटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉय। एप्लीकेशन कहां है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम जो है वो कहां पे अप्लाई करेंगे, तो बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ में हम लोग सर्विस इंडस्ट्री के अंदर भी क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। दूसरा, दो इट कैन बी यूज इन ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्री बट इज मोर कॉमनली यूज्ड फॉर द किसके लिए, ऐसी इंडस्ट्री में इसको ज्यादा हम लगाने का प्रयास करते हैं जहां पे स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट जो हो क्या बनाए जाते हैं, और जहां पे जो रिपीटेटिव नेचर जो काम चलता है, ठीक है। चाहे जॉबिंग इंडस्ट्री हो जहां पे जॉब जो डिफर है फ्रॉम ईच अदर, देयर इज अ कंसीडरेबल स्कोप फॉर द यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोवाइडेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज स्टैंडर्डाइज्ड एंड जॉबिंग इज ऑफ रिपीटेटिव नेचर। आप टाइप ऑफ स्टैंडर्ड के अंदर दो तरह के लेके चलते हैं, एक होता है बेसिक, एक है करंट। बेसिक स्टैंडर्ड कौन से होते हैं, जो बेसिक स्टैंडर्ड को हम इनिशियल स्टैंडर्ड, स्टैटिक या फिक्स स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा ऑफ द बेस ईयर, ठीक है। और एक होता है करंट स्टैंडर्ड। करंट स्टैंडर्ड आर एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ द करंट कंडीशन, ठीक है, इसको बोलते हैं करंट स्टैंडर्ड। अब ये इसके अंदर हम तीन तरह के लेके चलते हैं, एक होता है आइडियल। आइडियल कौन से होते हैं, जो अगर मान लो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन रहे, ठीक है ना, और जिनमें हाई लेवल एफिशिएंसी है, तो उसको बोलते हैं हम लोग आइडियल स्टैंडर्ड। एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड जो वो क्या होते हैं, this standard is based on the expected condition. It means the standard which can be achieved during certain budget period. Hence, it is known as the attainable or the practical standard. और तीसरा जो होता है वो होता है कौन सा, normal standard. Normal standard is one which is neither very high nor very low and is determined और उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा keeping in view the seasonal and the cyclical fluctuation. फिर ये मेथड दे रखा है इसका वेरिएंस एनालिसिस। अब जो है वो क्या होता है, वेरिएंस एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट सेंट्रल पॉइंट है इन द सिस्टम ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इनफैक्ट इट इज अ वेरिएंस एनालिसिस जो कंप्लीट करता है प्रोसेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और हेल्प करता है अचीव करने में ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है ना, जिसके अंदर हम कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन का काम भी करते हैं, ठीक है। अब कोजेस क्या वेरिएंस के, आपने जो स्टैंडर्ड सेट कर लिया मटेरियल को लेकर के, लेकिन फिर भी जो कई बार क्या होता है कि एक्चुअल रिजल्ट जो वो स्टैंडर्ड से जो है वो मैच नहीं करता, तो उसके रीजन क्या क्या है, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंदर मतलब ये मटेरियल कॉस्ट आपने सोचा 10 रुपए हमारा खर्चा आना चाहिए और आ रहा है मान लो 12 रुपए, तो उसके रीजन क्या है। अब उसके दो रीजन है, पहला तो है मटेरियल प्राइस कि भाई प्राइस जो आपने सोचा था रॉ मटेरियल का अब वो क्या हो गया, चेंज हो गया। और दूसरा जो रीजन है वो क्या, यूसेज। आपने सोचा था कि एक सामान को बनाने में जो है वो मान लो 5 रुपए का मेरे मटेरियल लगेगा, लेकिन उसको मतलब 1 किलो मटेरियल लगेगा, लेकिन आप उसको बनाने पे जो वो मान लो 1.5 किलो या 1.25 किलो मटेरियल लग रहे हैं, तो उसकी वजह से यूसेज की वजह से भी जो है वो क्या आ जाएगा, वेरिएंस आएगा, ठीक है। फिर है लेबर कॉस्ट। आपने पहले से डिसाइड किया था भाई एक प्रोडक्ट अगर मैं बनाऊंगा तो उसमें मेरी 50 रुपए लेबर कॉस्ट आएगी, लेकिन अगर 50 रुपए नहीं आई तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं, पहला लेबर रेट,
कि आपने जब स्टैंडर्ड सेट किया था तो उस टाइम पे लेबर रेट चला था मान लो 3 रुपए प्रति घंटा, लेकिन अब जो लेबर रेट जो क्या हो गया 4 रुपए हो गया, तो फिर फर्क तो आना ही है। दूसरा लेबर एफिशिएंसी या लेबर टाइम वेरिएंस, इसके अंदर बेसिकली क्या है कि लेबर आपने सोचा था कि लेबर 3 घंटे में प्रोडक्ट बना देगी, लेकिन लेबर जो है वो 4 घंटे ले रही है, ठीक है, तो ये भी। और दूसरा आइडल टाइम, जब लेबर जो है वो क्या, अगर मान लीजिए कभी ऐसा एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर जब मटेरियल अनअवेलेबल है, ठीक है, या गैप आ गया, गैप इन द वर्क ड्यू टू द डिफेक्टिव मशीनरी, या स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, या क्लोजर ऑफ द वर्क ड्यू टू स्ट्राइक और लॉकआउट, तो इसकी वजह से आएगा आइडल टाइम वेरिएंस, ठीक है। और एक है लेबर मिक्स वेरिएंस, ये कब आएगा, इफ डिफरेंट टाइप और द ग्रेड ऑफ एम्प्लॉय को एंगेज किया जाएगा वर्क में एंड प्रैक्टिकली द एक्चुअल कंपोजिशन जो है वो क्या करते हैं, डिफर। आपने सोचा था एक सामान को बनाने के लिए जो है मुझे क्या चाहिए, आपने सोचा एक सामान को बनाने के लिए मुझे जो है वो 2 स्किल्ड लेबर चाहिए और 5 जो है वो अनस्किल्ड चाहिए। इनकी जो तनख्वाह थी वो थी 10,000 रुपए और इनकी जो तनख्वाह थी वो थी 5,000 रुपए। अब एक्चुअल के अंदर जो आपको बंदे चाहिए, और जो ये तो था आपका स्टैंडर्ड, और जब आपने एक्चुअल देखा तो एक्चुअल के अंदर जो है वो बंदे कितने चाहिए, कितने की जरूरत पड़ी, वो पड़ी यहां 2 की जगह जो है वो 4 पड़े और यहां पे जो 5 की जगह जो है वो 2 पड़े, ठीक है। अब देखो फर्क आएगा नहीं आएगा। पहले आपका खर्चा कितना आ रहा था, 20,000 तो ये आ रहा था और 25 ये आ रहा था, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 20 और 25 बोले तो 45,000। और अब जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा, यहाँ 4, तो 4 इंटू में 10,000 कितना हो गया, 40,000 ये हो गया, और 2 इंटू में 5,000 ये कितना हो गया, 10,000 ये हो गया। तो खर्चा कितना आएगा 50, पहले 45 था अब 50 आएगा। तो क्या वेरिएंस आ गया नहीं आ गया, आ गया। आप कंप्यूट कैसे करेंगे, सबसे पहले आएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है उसको हम कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो कैसे निकलेगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेगी, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में एक्चुअल प्राइस। फिर आएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस। और मटेरियल यूसेज वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो फेवरेबल, नेगेटिव आएगा तो अनफेवरेबल, ठीक है। फिर ये बात ध्यान रखना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो बराबर होगा किसके, मटेरियल प्राइस वेरिएंस के प्लस में मटेरियल यूसेज वेरिएंस के। ये इसके फॉर्मूला मैंने प्रैक्टिकल भी करवाया था। फिर आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है ये भी आपके जो है 2 तरीके से होता है, अगर एक ही लेबर यूज है या एक से ज्यादा, ठीक है। जनरली अपने यहाँ पे क्वेश्चन एक ही लेबर के आते हैं, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस के अंदर जो है इसका फॉर्मूला क्या, लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर माइनस में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर जो है वो कैसे, इसको निकालते कैसे, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी लेबर की, तो वो होगा स्टैंडर्ड टाइम इनटू में स्टैंडर्ड रेट, और एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेगी, एक्चुअल टाइम इनटू में एक्चुअल रेट। और लेबर रेट वेरिएंस जो कैसे निकलेगा, लेबर रेट वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है क्या, एक्चुअल टाइम कंज्यूम इनटू में स्टैंडर्ड रेट माइनस में एक्चुअल रेट। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट इनटू में स्टैंडर्ड टाइम माइनस में एक्चुअल टाइम। फिर है लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू में एक्चुअल यील्ड माइनस में रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड, ठीक है। और लेबर आइडल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा, आइडल टाइम इनटू में स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। जो भी जितना भी टाइम पे वो बैठेंगे, खाली बैठे हैं 10 घंटे खाली बैठे हैं, इनटू में जो भी स्टैंडर्ड रेट चल रहा है वो आएगा आपका लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। फिर आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट वो क्या होती है, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब जो है क्या होता है कि अगर आप जो प्रोडक्शन की वैल्यू को, मतलब प्रोडक्शन की क्वांटिटी को अगर 1 यूनिट से ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो उसकी वजह से टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर जो आपका फर्क आएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है जी। फीचर क्या है मार्जिनल या वेरिएबल कॉस्ट के, सबसे पहला मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट टेक्निक है किसका, कॉस्ट एनालिसिस का। यहाँ पे हम लोग जो डिवाइड करते हैं कॉस्ट को फिक्स एंड वेरिएबल 2 पार्ट के अंदर, पीरियोडिक कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट जो अलग अलग निकल के आती है, ठीक है। वैल्यूएशन यह हेल्पफुल है किसमें, स्टॉक का वैल्यूएशन करने में। इसके बेस पर हम डिटरमाइन करते हैं प्राइस को, कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट को, रिकवरी ऑफ द कॉस्ट एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। असम्पशन क्या लेके चलते हैं, जब भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग जो पढ़ते हैं तो उसके लिए हमारी कुछ असम्पशन। सबसे पहला हम मानते हैं कि ऑल द एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट जो है ना, ठीक है, उसको हम वो डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। जो भी कॉस्ट के एलिमेंट है, एक है फिक्स और एक है कौन सा, वेरिएबल। दूसरा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या रहेगी, हम ये मानते हैं हमेशा कांस्टेंट रहेगी। फिर हम ये मानते हैं कि पर यूनिट जो सेलिंग प्राइस है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। एंड इन केस ऑफ प्रोडक्शन इज इन एडिशन टू द प्रेजेंट लेवल ओनली मार्जिनल और द वेरिएबल कॉस्ट इज इंकर्ड एज एडिशनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट को निकालने के कई सारे आपके पास में जो मेथड अवेलेबल है। सबसे पहले इक्वेशन मेथड। इक्वेशन मेथड जो क्या बोलता है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस में फिक्स कॉस्ट। दूसरा है हाई एंड लो पॉइंट मेथड। इसके अंदर हम लोग जो कैसे निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन द टोटल कॉस्ट अपॉन में चेंज इन आउटपुट। फिर आपका मेथड लीस्ट स्क्वायर जो हमने पढ़ा था रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर भी, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो इसके थ्रू भी आप लोग जो है वो मार्जिनल कॉस्ट को कंप्यूट करते हैं। और एक एनालिटिकल मेथड है, इसके अंदर आप लोग जो क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे मार्जिनल कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड और एक्सपीरियंस एज टू व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द सेमी वेरिएबल कॉस्ट वुड बी वेरिएबल एंड व्हाट वुड बी फिक्स। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी।
फिर है सीवीपीए, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो देखो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना जो है, मतलब फर्म का जो मेन एम है वो क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड करता है अपॉन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स कॉस्ट। द स्टडी करना रिलेशनशिप बिटवीन इन तीन पार्ट में, किसमें, कॉस्ट में, वॉल्यूम में, प्रॉफिट में, इनमें ये जो तीन फैक्टर है इनके बीच में जो आप स्टडी करते हो ना, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, सीवीपीए, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ठीक है। अब ये इसकी इंपॉर्टेंस है, एक बार थोड़ा ये तो थ्योरेटिकल है, एक बार देख लेना, ठीक है। अच्छा जब ये आप सीवीपीए पढ़ोगे तो उसकी कुछ लिमिटेशन, सबसे पहला ये बोलता है कि वेरिएबल कॉस्ट, हमने माना था ना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ऐसा एक्चुअल के अंदर कभी भी नहीं होता। दूसरा हमने माना सेलिंग प्राइस जो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। हमने माना फिक्स कॉस्ट जो वो कांस्टेंट रहेगी, ये भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप हायर लेवल पे काम करते हो ना तो फिर क्या होगा, फिक्स कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज होती है, ओके। फिर ब्रेक इवन पॉइंट जो क्या होता है, अब ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सेल्स वॉल्यूम जो है, जहां पे टोटल रेवेन्यू जो बराबर होगा टोटल कॉस्ट के, उसको बोलोगे आप लोग क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब जहां पे आपका ना तो प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस है, ठीक है। असम्पशन क्या ब्रेक इवन पॉइंट का, तो बोलता है कि कॉस्ट दो तरह की होती है, एक है फिक्स और एक वेरिएबल, ठीक है। प्रोपोर्शनल वेरिएबल कॉस्ट, तो ये अज्यूम किया जाएगा कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगी पर यूनिट ऑफ ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। सर्टेन एंड फिक्स कॉस्ट जो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और अगर आप जो वो प्रोडक्शन में चेंज करोगे तो उससे फिक्स कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अनचेंज सेलिंग प्राइस जो अनचेंज होगा। लीनियर बिहेवियर होता है। टेक्नोलॉजिकल स्टेबिलिटी हम जो अज्यूम करके चलते हैं, और हम ये मानते हैं कि फिनिश गुड्स का जो स्टॉक आपके पास अवेलेबल है उसका कोई भी रोल नहीं है। जनरल प्राइस लेवल में कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब इन्फ्लेशन जो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और सेल्स मिक्स में आप कोई भी चेंज नहीं करोगे, और रिलेशन है बिटवीन द कॉस्ट एंड वॉल्यूम में, ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के दो है, एक इक्वेशन मेथड, एक कंट्रीब्यूशन। इक्वेशन मेथड के थ्रू आप जो कैसे निकालते हो ब्रेक इवन पॉइंट, ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो यहां पे आप, और एक है कंट्रीब्यूशन मेथड। अब ब्रेक इवन पॉइंट के इक्वेशन मेथड के थ्रू जो कैसे निकालोगे, ये सेल इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। इस तरीके से आप जो है, मतलब सेल का ये होता है, तो यहां पे अगर आपको जो है वो निकालना हो तो आप कंप्यूट कर सकते हो, और कंट्रीब्यूशन मेथड के अंदर ये है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपको मालूम ही है। और क्या है इसमें, ये फॉर्मूला है, सारे के सारे याद कर लेना है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। इसके प्रैक्टिकल किए थे वो जरूर करना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर की जो भी सेल होती है ना, तो मतलब टोटल सेल के अंदर जो है, टोटल सेल का वो पोर्शन जो ब्रेक इवन सेल के बाद होता है, तो उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है ना। तो टोटल सेल जो है वो मान लीजिए 1000 क्वांटिटी की है, और ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो है मान लीजिए 600 क्वांटिटी पे, तो इसके ऊपर के जो 400 क्वांटिटी की जो सेल है वो है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसके अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये इसके फॉर्मूला से थोड़ा देख लेना एक बार। फिर है कैलकुलेट करना सेल फॉर द डिजायर्ड प्रॉफिट, तो ये इसके फॉर्मूला है। ये सारे जो मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाए थे साथ में, उसको जरूर करके जाना, ठीक है ना। पेपर में इसके क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल, ठीक है। इसमें तो फॉर्मूला ही है। तो अगर प्रॉफिट निकालना हो सेल के ऊपर कैसे निकालते हैं, ये सब आपको बताया था। कैपेसिटी ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला जो कहता है, ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट में निकाल तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट अपॉन में टोटल कैपेसिटी इन द यूनिट, ये आएगा कैपेसिटी ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट अपॉन में एक्चुअल सेल इनटू में 100। फिर कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला जो क्या रहेगा, टोटल फिक्स को लो अपॉन में कंपोजिट पीवी रेशियो। कैश बीपी का फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा, ऊपर आएगा आपका फिक्स कॉस्ट प्लस में लोन इंस्टॉलमेंट प्लस में नॉन कैश एक्सपेंस अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। इनकम बीईपी का फॉर्मूला क्या रहेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस में फिक्स कॉस्ट हो गया, और फिर आपका कैश अर्निंग रिक्वायर्ड फॉर द डिविडेंड प्लस में लोन प्लस में आपका नॉन कैश एक्सपेंस अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिर एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो क्या करता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करता है किसका, ब्रेक इवन चार्ट। जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसको ग्राफिकली जब आप क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये फॉर्मूला थोड़ा देख लेना। फिर है लास्ट अपना टॉपिक, दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग की अगर बात करते हैं तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या, देखो जनरली हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल से जो है फिनिश गुड्स बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल को हम लोग जो कन्वर्ट करते हैं क्या, किसमें, फिनिश गुड्स बनाने में। अब दो तरीके हैं, या तो सिंगल स्टेज पे, मतलब एक ही बार में जो है वो क्या होगा, रॉ मटेरियल से सीधा कन्वर्जन हो जाएगा फिनिश गुड्स में, या फिर क्या होगा मल्टीपल स्टेज। तो सिंगल स्टेज के अंदर जो हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाएंगे, तो ये है एक स्टेप के अंदर। और अगर मल्टीपल स्टेजेस होकर गुजरा है, मतलब कई सारे स्टेप है, तो वहां पे आ जाएगा आपका क्या, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो अगर रॉ मटेरियल से आप पहले वर्किंग प्रोग्रेस 1, फिर वर्किंग प्रोग्रेस 2, वर्किंग प्रोग्रेस 3 और फिर फिनिश गुड्स बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्या आ गया, यहाँ पे आपके अलग अलग स्टेप आ गए, तो यहाँ पे जो है वो आएगा क्या, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पर हम लोग जो कॉस्ट कंप्यूट करेंगे, जिन ऑपरेशन से मटेरियल पास होकर गुजर रहा है, एंड फाइनल प्रोडक्ट के लिए एट लास्ट कंबाइन करके टोटल कॉस्ट को जो क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग जो क्या, प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज करते हैं एसर्टेन करने के लिए कॉस्ट ऑफ ईच स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर वेयर मटेरियल इज पास थ्रू वेरियस ऑपरेशन टू ऑब्टेन ए फाइनल प्रोडक्ट एट ए रिजल्ट, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। अब यहाँ पे जो है वो आएगा, एक आएगा जॉइंट प्रोडक्ट, एक है बाय प्रोडक्ट। तो जॉइंट प्रोडक्ट बेसिकली जो क्या होते हैं, जब आप
प्रोडक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्शन करने पर जो दो आउटपुट निकल के आ रहे हैं, ठीक है, सेम इक्वल लेवल के दो आउटपुट निकल के आ रहे हैं, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है। तो बोलते हैं इन सर्टेन इंडस्ट्री टू या मोर देन टू प्रोडक्ट ऑफ द इक्वल सिग्निफिकेंस एंड वैल्यू आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली इन ए प्रोसेस। तो एक प्रोसेस से अगर आपके दो प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं उसको बोलेंगे आप लोग क्या, जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल यहां पे दे रखा है मोटर स्पिरिट हो गया, ठीक है, या आपका केरोसिन हो गया, फ्यूल हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, वैक्स हो गया, तार या असफाल्ट, ये सब जॉइंट प्रोडक्ट है। किसी है क्रूड, अगर आप क्रूड को जो है क्या करोगे, प्योरीफाई करते हो, मतलब क्रूड को जब आप रिफाइनरी में लेके जाओगे तो वहां से जो ये सब आपके इक्वल सिग्निफिकेंस के जो प्रोडक्ट निकल के आते हैं उसको बोलते हैं आप लोग क्या, जॉइंट प्रोडक्ट। ओके, अब ना लोग बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट और कोर प्रोडक्ट दोनों जो है लोग बोलते हैं कि एक दूसरे के सिनोनिम है, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन दोनों का मतलब एक नहीं है। जैसे जॉइंट प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गया, जॉइंट प्रोडक्ट जो है वो क्या, जब जॉइंट प्रोडक्ट आर लाइक ट्विन बोन ऑफ द सेम मदर, एक ही मां से दो बच्चे पैदा हुए, उसके जॉइंट प्रोडक्ट, मतलब एक लकड़ी से जो है वो दो अलग अलग दरवाजे बने, वो जॉइंट प्रोडक्ट है। लेकिन एक दरवाजा जो है, ठीक है, एक ही लकड़ी है, एक लकड़ी से दो दरवाजे बना दिए आपने, वो जॉइंट प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, दोनों इक्वल सिग्निफिकेंस के। लेकिन अगर मान लो एक दरवाजा तो है शीशम की लकड़ी का और एक है आपका किक्कर की लकड़ी का, ठीक है, तो है तो दोनों दरवाजे, तो इनको बोलते हैं को प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो को प्रोडक्ट जो है वो क्या होते हैं बेसिकली, ये देखो, प्रोडक्ट which are contemporaneous but which do not emerge from the same material in the same process, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे टिम्बर बोर्ड मेड फ्रॉम डिफरेंट ट्री आर द को प्रोडक्ट है तो टिम्बर बोर्ड लेकिन अलग अलग ट्री से बने हुए, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, को प्रोडक्ट। एक होता है बाय प्रोडक्ट, जब आप जो है वो क्या करते हो, प्रोसेस कॉस्टिंग का जो है प्रोसेस कॉस्टिंग के स्टेप को जो आप फॉलो करते हो, तो मेन प्रोडक्ट के साथ में जो घटिया प्रोडक्ट और साथ में निकलेंगे जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल जो निकलता है, ठीक है, उसको, और अगर वो सेलेबल है, मार्केट के अंदर बिक सकता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट जो रिकवर किया गया फ्रॉम द, कहां से, मटेरियल डिस्कार्डेड इन द मेन प्रोसेस। तो जो मेन प्रोसेस है वहां से जो मटेरियल आपने डिस्कार्ड किया, वहां से जो आपको प्रोडक्ट मिला है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बाय प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट की कुछ खास बातें, सबसे पहला, इट केम फोर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द मेन प्रोडक्ट। दूसरा, आर प्रोड्यूस फ्रॉम द डिस्कार्डेड मटेरियल आर ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, मतलब इसका जो मेन प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, एंड इसके अंदर भी जो कोई वैल्यू इन्वॉल्व होती है, मतलब अगर आप इसको मार्केट बेचोगे तो आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। फिर एक कैरेक्टरिस्टिक है प्रोसेस कॉस्टिंग है। सबसे पहले जो हम लोग क्या करते हैं, द प्रोडक्शन इज कंटिन्यू, हम ये मानते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जो प्रोडक्शन है वो सिंगल स्टेज में नहीं होगा, वो क्या कैसा होगा, कंटिन्यू होगा। जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो कैसे होंगे, होमोजेनियस नेचर के होंगे। सीक्वेंस जो रहेगा ऑपरेशन का फॉर द प्रोसेसिंग द प्रोडक्ट इज स्पेसिफिक एंड प्रीडिटरमाइंड। फिनिश एंड द फिनिश प्रोडक्ट जो होगा ना ऑफ वन प्रोसेस वर्क एज रॉ मटेरियल फॉर द नेक्स्ट और द सक्सीडिंग प्रोसेस अंटिल कंप्लीशन। टू कंप्लीट द प्रोडक्शन वर्क द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस होगा ना इस क्लियरली क्या होगा, डिफाइन होगा, एंड एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस आर ऑल्सो क्लियरली आइडेंटिफाई। प्रोडक्शन जो है वो लार्ज स्केल पे किया जाएगा। द कॉस्ट फॉर per unit of production is the average cost होगी which is determined by dividing the total cost of production by the total unit of production। हर प्रोसेस के लिए there is certain quantity of loss which cannot be eliminated, उसका एलिमिनेट नहीं कर सकते, जिसको नॉर्मल लॉस हम लोग जो क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू ऑब्टेन जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, ये भी निकल के आ सकते हैं। चांसेस है कि एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है। इंटर प्रोसेस जो प्रॉफिट होगा ना उसको हम कंसीडर करेंगे व्हेन आउटपुट इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस एट मार्केट प्राइस। अब कहां पे बेसिकली जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग टेक्निक जो एप्लीकेबल होती है, तो हम इसको एप्लीकेबल करते हैं कहां, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, माइनिंग में, पब्लिक यूटिलिटी वर्क में एक्सेट्रा, ठीक है। फिर प्रिपेयर कैसे करेंगे प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग को, अकाउंट होगा दो साइड रहेगी, इसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड के ऊपर जो है वो क्या आएगा, ये सब आइटम आएंगे, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, एबनॉर्मल गेन हो गया, एंड ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये सब। और जो आपकी क्रेडिट साइड है वहां पे क्या आएगा, और जो प्रोसेस का लॉस हो गया, बाय प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट है, ये सब निकल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा था वेस्टेज उसका ट्रीटमेंट, तो अगर नॉर्मल वेस्टेज है तो नॉर्मल वेस्टेज का ट्रीटमेंट जो वो क्या रहेगा, नॉर्मल वेस्टेज की वजह से हम क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और जो टोटल कॉस्ट है ना वो रिमेनिंग क्वांटिटी की बनेगी। मान लो आपकी पहले क्वांटिटी आपने 1000 क्वांटिटी के लिए जो है वो आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो निकल के आई थी, मान लो 95,000। 1000 क्वांटिटी कॉस्ट के आपने सोचा था 1000 क्वांटिटी हम बनाएंगे और उसकी कॉस्ट कितने, 95, लेकिन बनाते हुए जो नॉर्मल जो लॉस हो गया वो हो गया मान लो 50 क्वांटिटी का। अब जो आपके पास क्वांटिटी निकल गया वो सिर्फ 950 है, तो अब आप जो है वो क्या करोगे, ये 95,000 की कॉस्ट किसकी मानेंगे, ये 950 की मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस ये बात ध्यान रखना, नॉर्मल वेस्टेज से जो है वो क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और जो आपका एबनॉर्मल वेस्टेज है इसको आप इस तरीके से ट्रीट नहीं करोगे, एबनॉर्मल वेस्टेज जो भी होगा ना इसका आप ट्रीटमेंट कहां करो, P&L अकाउंट के अंदर, ठीक है जी सर। ये आप इस तरीके से आप इसी कोर्स को जो क्या करते हो, कंप्यूट करते हो, ठीक है ना। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाया था, उसको जरूर देख लेना एक बार, ओके।
जी सर, लो जी, ये आपके 11 जो चैप्टर से अपने कंप्लीट हो गए। पहले 5 हमने फर्स्ट वीडियो में कर लिया और बाकी के अपने ये हो गए, तो इसका बढ़िया तरीके से निपटा लो, जल्दी से कर लो इसको। और ये अपना हो गया। ऑडिट का ऑलरेडी लेक्चर हमने प्रिपेयर कर दिया, तो आज हमारा अकाउंट्स जो है वो निपट गया, जो आपको मैंने बताया था। अब कल हम लोग जो लीगल एस्पेक्ट के जो बचे हुए हैं वो हम निपटाएंगे, ठीक है। चलो एक बार के लिए इतना कीजिए। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी वो भी बताइएगा। और जून 2024 में जो एंटीनेट का पेपर होना है, ठीक है, अगला जो अटेम्प्ट है उसके लिए ऑनलाइन बैच हमने स्टार्ट कर दिया, तो अगर आप चाहें तो उसमें एनरोल कर सकते हैं। नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो एक बार इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।